सभी को नमस्कार। आज सब हिंदी साहित्य में पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया। ये जो इतिहास ग्रंथ है, ये विधेयवादी पद्धति से लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। और विधेयवादी पद्धति, ये जो पद्धति है विधेयवादी, इस पद्धति में जातीय परंपराओं और तदयुगीन जो वातावरण एवं परिस्थितियाँ हैं उसका वर्णन मिलता है। मतलब ये जो विधेयवादी पद्धति है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे अच्छी पद्धति है, वो विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। इसमें उस युगीन परिस्थितियों का वर्णन मिलता है जो इस विधेयवादी पद्धति से लेखन किया गया हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, वो विधेयवादी पद्धति से लिखा गया और इसका संशोधित जो संस्करण है वो 1940 में आया। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास जो 1929 में लिखा गया, इसमें कुल कवि है वो 1000 कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है। और सच्चे अर्थों में अगर बात की जाए तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया। यानी अगर सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास जो अभी तक हमने पढ़ा है, कम से कम 5 हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पढ़े हैं, उनमें सबसे बेस्ट अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का जो स्थान है वो सर्वोच्च है। यानी जो अभी तक लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनमें सबसे बेस्ट जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। देखिए, इसमें नोट करके लिखा हुआ है, यह हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। यानी सबसे पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था ये। और ये हिंदी शब्द सागर है क्या? ये जो हिंदी शब्द सागर है, ये बाबू श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज है, हिंदी शब्द सागर। अब देखिए, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो 3 विद्वान है कौन से जिनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा नंबर आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और तीसरा नाम आता है रामचंद्र वर्मा का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के प्रथम विधेयवादी इतिहासकार माना जाता है। विधेयवादी इतिहासकार इसलिए क्योंकि इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, इसमें उस युग की तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, सभी तदयुगीन जो वातावरण परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों का उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णन किया है। यानी विधेयवादी पद्धति उस देश की, यानी उस देश का जातीय साहित्य तत्कालीन परिवेश, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के सीधे तौर पर प्रभावित होता है। यानी जो इस पद्धति से लिखता है, विधेयवादी पद्धति से, उसमें उन सभी युगीन परिस्थितियों का सीधे तौर से प्रभावित, या यूँ कह सकते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें उस युगीन की सभी तरह की परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक परिभाषा लिखी हिंदी साहित्य के बारे में। ये मुझे लगता है हिंदी साहित्य जो पढ़ता है उन सभी को याद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का सिंचित प्रतिबिंब होता है। यानी उस जगह की जनता है, उसके मन में क्या चल रहा है उसका प्रतिबिंब होता है ये। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये साहित्य की परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास का, साहित्य जो इतिहास है उसको आलोचना से पृथक किया है। यानी आलोचना से पृथक करने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ये आपको ये 4 कालखंड आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले हमेशा ही याद रखने हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जो 4 कालखंड है वो पहला कौन सा होता है? आदिकाल। सबसे ज़्यादा उसका जो प्रचलित नाम है वो आदिकाल है। उसके बाद दूसरा नाम आता है भक्ति काल, तीसरा नाम आता है रीतिकाल और चौथा नाम आता है आधुनिक काल। ये हम सभी को जो हिंदी साहित्य पढ़ रहा है उन सभी को याद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल है उसको वीर गाथा काल कहा और उसकी समय सीमा क्या मानी? संवत 1050 से 1375। ये आपको कंठस्थ करना है।
यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, उसमें 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा है। और ये 4 कालखंड कौन कौन से है, इसमें संवत जो है वो कौन सा, कब से कब तक का है, और ये आपको कंठस्थ करना है। तो वीर गाथा काल आदिकाल को कहा किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और संवत 1050 से 1375 इसकी समय सीमा मानी है। उसके बाद में आता है भक्ति काल। जो भक्ति काल है उसकी समय सीमा मानी है 1375 से 1700 ईस्वी। ये 1700 है, इसको याद कर लेना, 1700 कर लेना यहाँ। यानी भक्ति काल को उन्होंने पूर्व मध्य काल कहा है। यानी भक्ति काल है उसको नाम दिया पूर्व मध्य काल। ये नाम देने वाले कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने इसकी सीमा मानी है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। ये 1700 कर लेना यहाँ। उसके बाद में रीतिकाल, जिसका नाम रीतिकाल है, उसको उन्होंने माना है उत्तर मध्य काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसकी समय सीमा मानी है संवत 1700 से 1900 ईस्वी। 1900 संवत है, ईस्वी नहीं है। और आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहते हैं, और गद्य काल नाम देने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, संवत 1900 से 1984 माना है गद्य काल का। तो ये 4 जो है, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, रीतिकाल को उत्तर मध्य काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और इसकी समय सीमा है वो आपको कंठस्थ करनी है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो प्रथम कवि है वो माना है मुंज को। और यही बात कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो हमारे राजस्थान जयपुर के हैं, इन्होंने भी कहा है कि जो हिंदी का प्रथम कवि है वो मुंज है। जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वही बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहते हैं। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा और उसको लिखने के लिए निम्न रचनाओं की उन्होंने सहायता ली थी। तो ये जो 4 रचनाएं हैं वो आपको कंठस्थ करनी है। कौन कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद से उन्हें, मिश्र बंधु विनोद जो रचना है मिश्र बंधु की, जो कि 3 भाई थे, गणेश, श्याम और सुखदेव, उनके द्वारा मिश्र बंधु विनोद जो लिखा गया, उसी से उन्होंने कुछ सहायता ली है। उसके बाद में हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है, इससे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उठाई है। कविता कौमुदी, जो कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, इससे भी उन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा है उसमें सहायता ली है। और ब्रज माधुरी सार, जो कि वियोगी हरि की रचना है। तो आपसे ये भी प्रश्न हो सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, उसको लिखने के लिए कौन सी रचनाएं हैं जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली थी या सहायता ली थी। तो ये 4 ऑप्शन आपको अच्छी तरह से याद करना है। मिश्र बंधु विनोद, जो मिश्र बंधु की रचना है, हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि श्याम सुंदर दास की रचना है, कविता कौमुदी, जो कि राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, और ब्रज माधुरी सार, जो कि वियोगी हरि की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक रसवादी आचार्य थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम बात कर रहे हैं 1929, उसको विक्रमी संवत में लिखें तो ये भी आ सकता है कि इनका विक्रमी संवत में कब लिखा गया, तो आषाढ़ शुक्ल पंचमी 1986 विक्रमी संवत में लिखा गया। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक मैंने बनाई है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 4 जो रचनाएं हैं, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है। हिंदी और ब्रज मिश्र कविता, मतलब ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेरणा ली है। कौन कौन सी देखिए, हिंदी से मैंने लिखा है हिंदी कोविद रत्नमाला, और ब्रज से लिखा है ब्रज माधुरी सार, और तीसरा है मिश्र, यानी मिश्र बंधु विनोद की रचना है मिश्र बंधु, और तीसरा कविता लिखा तो कविता कौमुदी। इन 4 से उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 लिखा उसमें सहायता प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।